सबसे पहले मैं स्वर्गीय मनोहर भाई पटेल जी को आदरांजलि अर्पित करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित जिन्होंने हमें यहां निमंत्रित किया, ऐसे हम सभी के लाडले सांसद मेरे भाई और मित्र प्रफुल्ल पटेल जी, आज विशेष रूप से यहां पर पधारे हुए देश के जाने माने उद्योगपति और देश के सबसे बड़े स्टील के निर्माता और विशेष रूप से महाराष्ट्र के सबसे बड़े निवेशक ऐसे सज्जन जिंदल जी, हम सभी के लाडले लोकमत समूह के प्रमुख विजय दर्रा जी, हम सभी के लाडले जग्गू दादा, जैकी श्रॉफ जी, मंच पर उपस्थित सभी सम्माननीय पदाधिकारी अधिकारी, विशेष रूप से हमारे सभी विधायक पूर्व विधायक साथी और मंच पर उपस्थित आदरणीय वर्षा भाभी और सभी मंचासीन महानुभाव और यहाँ पर उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, विशेष रूप से बड़ी संख्या में उपस्थित हमारे विद्यार्थी बहनों और भाइयों, मैं आज प्रफुल्ल भाई के निमंत्रण पर आदरणीय मनोहर भाई पटेल जी को आदरांजलि देने के लिए गोंदिया में आया हूं। और जैसा हम सब जानते हैं कि पिछली पीढ़ी में स्वतंत्रता के बाद कई ऐसे लोग हुए जिन्होंने देश और समाज के निर्माण में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। और जब हम तब के भंडारा जिले की या आज के भंडारा और गोंदिया जिले की बात करें तो उसमें बहुत प्रमुखता से नाम ये स्वर्गीय मनोहर भाई पटेल जी का हम ले सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने किया हुआ कार्य ये बहुत ही अतुलनीय इस प्रकार का है। जिस समय मात्र 6 से 10% इतने ही लोग साक्षर थे, शिक्षित थे, ऐसे समय समाज को आगे बढ़ाना है तो शिक्षा की व्यवस्था करनी होगी। इस बात को समझकर एक साथ 22 विद्यालय और 2 महाविद्यालय तैयार करने का पराक्रम उस समय मनोहर भाई पटेल जी ने किया। और वो जो न्यू भंडारा गोंदिया जिले में उन्होंने रखी, आज उसी के कारण एक पूरी शिक्षित पीढ़ी हमको यहाँ पर दिखाई पड़ती है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि ये बहुत बड़ा योगदान उनका है। आज प्रफुल्ल भाई के, वर्षा भाभी के नेतृत्व में ये सारी संस्थाएं चल रही है और बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, शिक्षा की अच्छी व्यवस्था है, इसको एक एफोर्डेबल रखने का प्रयास किया गया है। इसी के कारण आज जिन बच्चों का हमने यहाँ पर स्वागत किया और जिन्होंने प्रावीण्य प्राप्त किया, ऐसे बच्चों को प्रावीण्य प्राप्त करने के लिए ये व्यवस्थाएं खड़ी हुई, इसलिए ही बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल पाई। आज हम लोग देख रहे हैं देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी नई शिक्षा नीति के साथ हमारे देश को 21वीं सदी का एक विकसित देश बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं और जल्दी ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे। लेकिन अगर
सबसे अच्छी अर्थव्यवस्था या बड़ी अर्थव्यवस्था बनना है तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्स, जो केवल और केवल शिक्षा के माध्यम से और कौशल के माध्यम से तैयार हो सकता है। और उसी के चलते नई शिक्षा नीति ने आज हमारे लिए वैश्विक मानव संसाधन तैयार करने के द्वार खुले किए हैं और उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए जिन संस्थाओं की आवश्यकता है उनमें से जो हमारे प्रफुल्ल भाई की संस्थाएं है, निश्चित रूप से उन संस्थाओं के माध्यम से ऐसे ही मानव संसाधन की निर्मित होगी। और आज तो सबसे बड़ा परिवर्तन ये हुआ है कि हमारे गांव के बच्चों को उच्च शिक्षा, तंत्र शिक्षा या मेडिकल की शिक्षा उनकी भाषा में लेने की सहूलियत दी गई है। जल्दी ही महाराष्ट्र सरकार ये मराठी में मेडिकल एजुकेशन शुरू कर रही है, इंजीनियरिंग शुरू कर रही है, पॉलिटेक्निक शुरू कर रही है। तो जहां ऐसा नहीं है कि अंग्रेजी का महत्व कम होगा, अंग्रेजी का महत्व है ही, लेकिन जो बच्चे अंग्रेजी आती नहीं इसलिए बुद्धि होते हुए भी जो बच्चे पढ़ नहीं पाते, इंजीनियरिंग मेडिकल नहीं कर पाते, उनको अब उनकी भाषा में, मराठी में, हिंदी में, कन्नड़ में, तेलुगु में, मारवाड़ी में, गुजराती में, सारी भाषाओं में उच्च और तंत्र शिक्षा देने की सहूलियत आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने उपलब्ध कराई है। मेरा विश्वास है आने वाले दिनों में देश के मानव संसाधन में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन अब गांव से आने वाले बच्चे देंगे, छोटे शहरों से आने वाले बच्चे देंगे। और जो ज्ञान के द्वार ये केवल बड़े शहरों तक सीमित थे वो छोटे शहरों को भी प्राप्त होने वाले हैं। और आज जब यहाँ पर हम लोग ये सारा कार्यक्रम कर रहे हैं, मुझे इस बात की खुशी है क्योंकि मनोहर भाई ने केवल शिक्षा ही नहीं तो उद्योग का क्षेत्र हो, रोजगार का क्षेत्र हो, खेती का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में उन्होंने अगुवाई की, नए ट्रेंड सेट किए। इसलिए अलग अलग क्षेत्र के लोगों को हम लोग यहाँ पर आज सम्मानित भी कर रहे हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि आज सज्जन जी यहाँ पर आए हैं। विजय बाबू, जैसे आपने अपेक्षा व्यक्त की, हम लोग जरूर ये प्रयास करेंगे कि आने वाले दिनों में सज्जन जी हमारे विदर्भ में निवेश करें। और विशेष रूप से पिछले समय हमने गढ़चिरौली को स्टील हब ऑफ इंडिया इस रूप में विकसित करने का निर्णय किया है। और आज हम देखते हैं कि पिछले 5-7 वर्षों में एक इकोसिस्टम हमने वहां तैयार की है। अब निवेश भी आ रहा है और स्टील मैन्युफैक्चरिंग भी वहां पर शुरू होने वाली है। केवल आयरन ओर एक्सपोर्ट नहीं है, आयरन ओर को दूसरे राज्यों में भेजने तक नहीं, उसका मैन्युफैक्चरिंग भी वहां पर होने वाला है। और इस सारी इकोसिस्टम में सज्जन जी आपका बहुत महत्वपूर्ण योगदान आने वाले समय में हम अपेक्षित करते हैं। और वैसे भी हम लोग जिस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, अभी विजय बाबू ने बात की समृद्धि हाईवे की, तो मुझे बताते हुए खुशी होती है कि अब समृद्धि हाईवे गोंदिया तक भी हम लोग ला रहे हैं। नागपुर से गोंदिया 1 घंटे में आप पहुंचेंगे, इस प्रकार का ये समृद्धि हाईवे होगा। और समृद्धि हाईवे हम गढ़चिरौली भी लेकर जा रहे हैं ताकि ये जो इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम हमको भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर, गढ़चिरौली और वर्धा ये पूर्व विदर्भ में तैयार करनी है, इसकी पूरी कनेक्टिविटी ये हम लोग तैयार कर रहे हैं। इसका दूसरा फायदा ये होगा, आज भी हम लोग बड़े पैमाने पर धान का एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन जिस प्रकार की लॉजिस्टिक कॉरिडोर हम लोग तैयार कर रहे हैं, उस लॉजिस्टिक कॉरिडोर के चलते हमारे धान तैयार करने वाले किसानों को और एक्सपोर्ट करने वाले किसानों को बहुत बड़े पैमाने पर उसकी मदद मिलने वाली है। हम तो आप जानते हैं धान के किसान को अपन ने बोनस भी इस बार दिया है और बोनस की पद्धति भी बदली है। अब तो सीधा अकाउंट में हम लोग बोनस दे रहे लेकिन बोनस से आगे जाकर हमारा धान का किसान ये ग्लोबल सप्लाई चेन का एक पार्ट हो, इस प्रकार का प्रयास आने वाले दिनों में हमको करना है। और उसी दृष्टि से
निश्चित रूप से जो सारी इकोसिस्टम हम तैयार कर रहे हैं, इकोसिस्टम उसमें एक बहुत मदद देगी, ये विश्वास मैं यहाँ पर व्यक्त करता हूँ। आज समय थोड़ा कम है, मुझे लातूर जाना है, वहाँ से आगे मेरा कार्यक्रम भी है, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि प्रफुल्ल भाई आपने यहाँ पर निमंत्रित किया। अब ये बात तो है कि हम यहाँ आए, आप यहाँ, तो चर्चाएं तो चलेगी, बात निकली है तो दूर तक भी जाएगी, लेकिन उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। महाराष्ट्र का एक अपना कल्चर है, यहाँ पर राजनीति में हम विचारों के विरोधी होते हैं, व्यक्ति के विरोधी नहीं होते। और इसलिए ये जो हमारा एक कल्चर है कि जिसमें कभी कभी चुनाव में हम एक दूसरे का बहुत विरोध करते हैं, लेकिन उस विरोध को करते हुए भी एक दूसरे के साथ बैठकर चाय पी सकते हैं, हम एक दूसरे के साथ एक मंच को साझा कर सकते हैं, और जब तक ये कल्चर हमारे साथ है, हमारे विकास को कोई रोक नहीं सकता। और इसलिए मुझे बहुत खुशी है कि आज आपने यहाँ पर मुझे निमंत्रित किया, और मेरा विश्वास है कि ये जो अच्छा कार्य आप यहाँ पर कर रहे हैं, इस कार्य को आप आगे ले जाएंगे, और ये सारे अच्छे कार्य में जहाँ पर भी हमारी आवश्यकता है, हम निश्चित रूप से आपके साथ होंगे। मैं यहाँ पर केवल इस बात के लिए क्षमा भी प्रार्थना करूंगा कि वैसे मेरा भाषण करके मैंने निकल जाना ठीक नहीं है, लेकिन जगू दादा आपका भी भाषण बाकी है और भी थोड़ा कार्यक्रम बाकी है, लेकिन चूंकि मुझे बहुत दूर जाना है, इसलिए मैं आप सबसे क्षमा मांगते हुए यहाँ से जाने की इजाजत भी लेता हूँ, और फिर एक बार आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद।